together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo. Let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So join me, come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Society Matters. दोस्तों आदाब. मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के रेडियो मानू 90.0 FM प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है. आप समाअत फरमा रहे हैं हमारे प्रोग्राम सोसाइटी मैटर्स में, और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ ख़ास मेहमान मोहतरमा मतीन अंसारी साहिबा हैं. हमने पिछले प्रोग्राम में मतीन अंसारी साहिबा से दरख्वास्त की थी कि जिस तरह का उनका तजुर्बा है और उनकी जो संस्था दोबारा है जो बुज़ुर्गों के साथ काम करती है, उस पर वो दोबारा तशरीफ़ लाएं और हमें और इस दोबारा के कामों के एतबार से उस पर और रोशनी डालें, हमें उससे फ़ायदा उठाने का मौका दें. मैम, आपको बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा से दावत कबूल की. जी, थैंक यू, बेहद शुक्रिया आपका. जी मैम, जैसा कि पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे, दो एतबार से मुझे बहुत खूबसूरत लगता है दोबारा तंजीम के काम और आपकी अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी को जिस तरीके से आपने इसमें लगाया है. एक तो जेंडर के हवाले से कि हम ख़वातीन को और ख़वातीन के कामों को कैसे देखते हैं, और दूसरा बुज़ुर्गों के हवाले से. शायद हमारे समाज में दोनों की ही एतबार से नज़रियात बदले तो हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है. जी, आपने ख़वातीन के एतबार से भी जिस तरीके से आप ज़िंदगी के हर मरहले में आप रुकी नहीं, काम करती रहीं. आपने शादी के बाद भी बच्चे साथ हैं, लेकिन आपने एक तरफ अलग अलग तरह की तालीम हासिल की. मैं सोशल वर्क का तालिब इल्म हूँ और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आपने MSW प्रोग्राम किया, उसकी पूरी की पूरी पढ़ाई की. वो और बात है कि आप सिर्फ हालात की वजह से शायद इम्तिहान नहीं दे पाई, लेकिन सोशल वर्क की तालीम आपने हासिल की. पिछली बार हमने देखा कि आपने तकरीबन 42 साल की उम्र में MBA किया. 64 साल की उम्र में आपने मास्टर इन जेरोंटोलॉजी किया. अमेरिका में जाने का मौका मिला तो आपने वहाँ पर वो प्रोग्राम कर लिया. आपने फिर संस्था बनाई दोबारा. आज हम इसी संस्था के हवाले से बात करेंगे. मैं सोशल वर्क का तालिब इल्म हूँ और उस हवाले से मैं देखता हूँ कि संस्था बनाना तो आसान होता है, कोई भी तंजीम बनाना, लेकिन उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक बड़ी तादाद में ज़राए वसाइल की ज़रूरत होती है, अखराजात बहुत होते हैं, तो उसको चलाना बहुत मुश्किल होता है. तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जो दोबारा संस्था है बुज़ुर्गों पे जो काम करती है, एक बार तो थोड़ा सा आप फिर से दोबारा पे एक रोशनी डाल दें ताकि सामाईन को आसानी होगी, और फिर हमें थोड़ा बताएं कि कैसे आप ये संस्था चलाते हैं, वॉलंटियर्स को कैसे जोड़ते हैं. मैं समझता हूँ उससे जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी शायद एक और हौसला अफजाई होगी कि वो भी संस्था बनाने के बारे में सोच सकते हैं, संस्थाओं के साथ जुड़ने के लिए भी सोच सकते हैं. मैम जी, प्रोफेसर साहब, दोबारा एक 9A और 20G यानी टैक्स डिडक्टेबल है हमारे डोनेशंस. तो अल्लाह के फजल से ये काम है कि जब भी ज़रूरत पड़ती है
हम एक अपील डालते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना पैंडमिक में 2020 में, और हमारी वेबसाइट भी जब ही बनी। तो लोग जब देखते हैं कि अच्छा काम हो रहा है और कोई ज़रूरतमंद के वो है। अभी अभी 2 दिन पहले हमारी नोटबुक ड्राइव हुई, यानी 5,000 नोटबुक्स ज़िला परिषद स्कूल्स में बांटे जा रहे हैं। क्यों? गवर्नमेंट से आना तो है उनको, लेकिन आप देखिए अब सितंबर हो गया और ये नोटबुक्स नहीं पहुँचे, तो बच्चे लिखें कहाँ, पढ़ेंगे कैसे? तो ये काम हो रहा है। तो इस तरह से हर डोनेशन दोबारा को टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो दैट इज़ अ सोर्स ऑफ फंडिंग। और मैं जैसे आपको बताई, दोबारा अलमारी से जो भी कुछ लेते हैं वो हमारे सोर्स ऑफ फंडिंग है। और अगर हमारे पास एक मेडिकल फंड है, एक एजुकेशन फंड है, एक ट्रांसपोर्टेशन फंड है, यानी जब ज़रूरत पड़ती है तो लोग इसके नाम से डोनेट करते हैं, तो ये वो रकम इन्हीं कामों में इस्तेमाल की जाती है जी। और आप मुश्किल है बोलना, लेकिन मेरे पास एक एम्प्लॉई अब 2021 से अब तक जुड़े हैं, मोहम्मद फसीउद्दीन सईद साहब। बस उन्होंने हमारे करता धरता है, पूरे अकाउंट्स देख लेते हैं पूरा है। अब रहा दूसरे कामों का, ये सब वॉलंटियर सपोर्ट से ही हो रहा है। वही मैं जानना चाहता हूँ, तो कितने वॉलंटियर्स और कहाँ से लाते हैं आप वॉलंटियर्स? वॉलंटियर्स तो ज़्यादा हम स्कूल और कॉलेज से इवेंट के लिए लाते हैं जी। लेकिन जब हमारे को कुछ पेश करना रहता, कोई हॉबी, कोई स्किल बताना रहता, तो हम ऐसे बुजुर्ग के पास जाते हैं जिसके पास वो मौजूद है एक्सपीरियंस। अब देखिए प्रोफेसर माधवन, ये IIT रिटायर्ड प्रोफेसर है, 80+ उम्र है अभी, और हमारा सेकंड प्रोग्राम करे शुरू आए थे उन्होंने हमारे पास 2018 में, और अब फिर 2024 में उनका प्रोग्राम हमारे पास रहा। ओरिगामी इज़ द आर्ट ऑफ पेपर। तो अब पेपर से इस कदर खूबी से उनके हाथ चलते हैं और तेज़ी से बना देते। स्कूल के बच्चे भी थे और बड़े लोग भी थे, स्टूडेंट मतलब पार्टिसिपेंट्स, लेकिन उनका स्पीड नहीं कम हो रही थी। अरे देख लो, सिंपल है, बस यही करके, और वो हमारे को गिफ्ट करके भी गए। इसी तरह हर चीज़ का कोई स्पेशलिस्ट है, वो हमारे पास माशाल्लाह है। रेखा रेड्डी है, आइकिबाना क्वीन है, रिकग्नाइज्ड है ऑल ओवर इंडिया एंड द वर्ल्ड। उन्होंने हमारे पास आके डेमोन्स्ट्रेशंस दिए हैं। बॉन्साई में मिसेस विजया राव है, वो आके हमारे पास बॉन्साई करी हैं। तो ये फ़न जब बुज़ुर्ग तक पहुंचता है तो उनको एक जज्बा होता है कि मेरा इकिगाई क्या है, यानी मेरा मंशा क्या है सुबह बिस्तर से उठने का। जी। तो वो जब जज्बा आ जाता है इंसान में, तो बीमारी दूर भाग जाती है, आपको एक चुस्ती तंदुरुस्ती आ जाती। तो ये इसलिए बोल के हमारे पास क्रोशे क्लासेस है, निटिंग है, और एक मौके से है, यानी आप कर रहे हैं ये काम किसी फ़ायदे के लिए। तो अब हमारे पास जैसे तोहफ़ा तलब लोग करते, हमारे पास हॉर्टिकल्चर यानी गार्डनिंग का बहुत सारा काम होता। सीनियर सिटीजन्स आते, अपना छोटा छोटा क्लिप करते, प्लास्टिक पैकेट में सही लगा देते हैं झाड़, और तोहफे में वो चले जाते। तो आप एनवायरनमेंट को भी बचा रहे हैं, किसी की मसरूफियत को कर रहे हैं, और कोई काम भी कर रहे हैं, और विदाउट रियलाइजिंग। जैसे अब आपका ये उंगली, हाथ, पैर, आप जब काम में डूब जाते तो एक्सरसाइज अपने आप हो जाती। कोई बोले आपको कि ये करो तो अच्छा नहीं लगता। तो हमारे पास अच्छे अच्छे वॉलंटियर हैं। हमारा एक फिल्म बना था इसमें पैंडमिक के बाद, उसका नाम दोबारा का, अफशा जबीन है प्रोड्यूसर, टारगेट कंसल्टेंट्स चलाती हैं, और उनको दोबारा इतना पसंद आया कि वो बोले कि मैं आपको कुछ चार्ज नहीं करूँगी, मेरे पास टाइम है पैंडमिक की वजह से, मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो दुआ पढ़ते हुए, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखते हुए, मास्क लगाए हुए, लेकिन वो फिल्म शूट हुआ हमारे पास। 100 लोगों को इकट्ठा कर पाए और एक ही दिन में पूरी शूटिंग हो गई। वाह। फिल्म की आपको इंशाल्लाह वो बताऊंगी शॉर्ट्स। तो अब इस तरह पैंडमिक में बहुत लोग परेशान थे।
तो हम समझे लड़की मेरी छोटी आईवी थी, नीदरलैंड्स में रहती है, समीन अंसारी, उन्हों हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर है। तो देखिए ये बच्चे और बुजुर्ग का मेल जोल बहुत ज़रूरी है हर काम में। बिल्कुल। तो शी हैंडल्स एवरीथिंग, वो वेबसाइट भी बनाए और क्रिएटिव डायरेक्टर है, और हर चीज़ हम जो भी करते हैं उनका एक नज़र रहती कि ये आपके ब्रांडिंग में है नहीं है, आपके परव्यू में है नहीं है, तो उन्होंने वहाँ से देख के सब करते। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप जब बना तो दुनिया के हर कोने से है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग, लेकिन कभी सोता नहीं वो ग्रुप। अगर किसी को अकेलापन हो तो आप चले जाइए अपने व्हाट्सएप पे, अच्छी खासी बात हो जा सकती है। इसी तरह हमारे एक यंग नॉट येट 50 रियाज़ अहमद है, रियाज़ अहमद, माजिया और उनकी एक बेटी जारिया, तो हम उनको RMZ पुकारते। ये तीनों मिलके पूरे पैंडमिक में 100 हफ्ते एवरी संडे 3 बजे से 4 बजे तक व्हाट्सएप पे तंबोला खिलाए। और खूबी ये है देयर वाज नो चार्ज ऑन इट, लेकिन प्राइजेस बढ़िया बढ़िया मिल रहे थे, क्योंकि वी रीच्ड आउट टू स्पॉन्सर्स। जब उनको मालूम हुआ कि अच्छा काम हो रहा है, चिकोनिया एक कंपनी है ऑनलाइन गिफ्टिंग की, वो हमारा पहला वो दिए, लोग घर के हाथ के बने हुए चीज़ें दिए, सॉक्स इंडस्ट्री, ये हर तरफ से प्राइजेस आते थे। और तंबोला एग्जैक्टली 3 o'clock, और ज़रा सा आधा मिनट भी इधर उधर नहीं होता कि रियाज को कॉल आना शुरू होती, क्या हुआ आज, क्या बात हो गई। तो पक्की बात ये कि बहुत अच्छा ये रहा। और हमारे पास नए नए तजुर्बे मिलते हैं। एक 94 हमारे वर्मा साहब हैं, 96 के हो गए अब। उनकी ख्वाहिश है कि उनके घर में एक फ़िल्म देखा जाए, तो उनका हॉल बड़ा है और कहते कि 15-20 लोग को लेके तुम आना। ये मेरे से रिक्वेस्ट ऐसे मिलते रहते। तो शाम के 6 बजे के बाद मैं तो खैर 7 बजे सो जाऊंगा, लेकिन आप लोग पूरा फिल्म देख के जाना और मेरी फरमाइश करेंगे। जैसे अब ममता दिखाने को है, उनको गाइड दिखाने को है, तो ये है उनके पास फिल्म प्रोजेक्टर सब, और उन्होंने अपने तजुर्बे से बोल रहे हैं कि आप अपने ऑडियंस को लाइए और देख के जाइए। बहुत खूब। तो 2 बातें हैं कि आपकी नज़र है कि किन लोगों को जोड़ना है और कौन लोग क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये संस्था बुजुर्गों की संस्था बुजुर्गों के ज़रिए चल रही है, लेकिन सिर्फ बुजुर्गों तक महदूद नहीं है, बल्कि उनके ज़रिए आप हमारे बच्चों में, नौजवानों में भी एक नए तरह की हुनर भी दे रहे हैं, नए तरह की सोच भी दे रहे हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे इस प्रोग्राम में 90.0 FM मानू कम्युनिटी रेडियो। एक वक्त हो चला है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर हम लोग मिलेंगे और गुफ्तगू करेंगे मोहतरमा मतीन अंसारी साहिबा से। आप सुन रहे हैं सोसाइटी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का वेलफेयर शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। अपने अंदर की खुशी को पहचानो, वह सच्ची खुशी है। मुंशी प्रेमचंद। Either write something worth reading or do something worth writing. A quote by Benjamin Franklin. बेहतरीन मुताला करना इंसान का मुताला करना है। पासमोर। This is Radio Manu 90.0 FM.
You were listening to the Mindful Minute. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं सोसाइटी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का वेलफेयर शो। दोस्तों, वापस आते हैं हम लोग अपनी गुफ्तगू में मोहतरमा मतीन अंसारी साहिबा के साथ। आप समाअत फरमा रहे हैं हमारा प्रोग्राम सोसाइटी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM। तो मैम, आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि किस तरीके से आपका जो वॉलंटियर्स का जो बेस है, जो रज़ाकारों का आपका पूरा का पूरा एक बड़ी तादाद है आपके पास, वो सिर्फ महदूद हिंदुस्तान तक नहीं महदूद है, बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने में है। और शायद यही वजह है कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप सोता नहीं है, कि हर वक्त किसी कोई भी करें, कोई ना कोई मौजूद है सुनने के लिए, बात करने की। और आपने उसमें इशारा किया कि किस तरीके से लोग अलग अलग उम्र के हैं, 70 के भी हैं, 80 के भी हैं, 96 के भी हैं। और जो भी आपने मिसाल दी कि उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे यहाँ, फिल्म चलाइए, मैं तो 7 बजे सो जाऊंगा, आप लोग देख कर जाइए। मुझे लग रहा है कि जब वो आप कह रही हो हैं कि वो कहते हैं कि फला फला फिल्म चलाइए, तो शायद उनकी ये भी ख्वाहिश है कि इन फिल्मों के ज़रिए, ख़ास तरह की फिल्मों के ज़रिए भी हम अपने लोगों को कुछ एक नए तरह का मैसेज दें। इससे एक बात तो बहुत ज़ाहिर होती है, बहुत समझ में आती है कि शायद हमारा समाज अपने बुज़ुर्गों की जो पूरी जमा पूंजी थी उनके तजुर्बे की, उसको सही तरीके से नहीं ले पाया, और दोबारा के ज़रिए उस जमा पूंजी का शायद हम लोग कितना फ़ायदा उठा पाएं, हम उसके तरफ भी लोगों को माइल कर रहे हैं। और ये वो जमा पूंजी जो बुज़ुर्ग खुशी खुशी साझा करना चाहते हैं अपने तजुर्बे के और चीज़ों को। तो मैम, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया, और लोगों को समझ में आएगा कि वॉलंटियर्स को जोड़ने का भी तरीका है और किस तरीके से लोग जुड़ने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूँ हमें उन तक पहुंचने की ज़रूरत है और अपने मैसेज को साफ तरीके से बताने की ज़रूरत है। तो मैम, इसी ज़मन में अब मैं चाहूँगा कि दोबारा के जो आपने पूरी सरगर्मियाँ करती हैं, उनको भी शायद आपने सालाना प्लान करती होंगी जी, एनुअल प्रोग्राम्स आप अपनी बनाती होंगी, फिर उनको अलग तरीके से मंथली या वीकली एतवार से उसको ऑपरेशनलाइज करती होंगी। तो थोड़ा सा आप क्या इस हवाले से हमें बता सकती हैं, ताकि उससे सुनने वालों को भी एक समझ में आएगा कि दोबारा किस तरह के काम करती है, और अगर कोई जुड़ना चाहेगा तो शायद वो भी आके जुड़ेगा हमारे इन प्रोग्राम से। जी, खुशी की बात यह है कि दोबारा को हमेशा वॉलंटियर बहुत खुशी से आए, और वॉलंटियर को हम कुछ दे नहीं पाते। जैसे हम अक्सर सोचते थे कि कम से कम ट्रांसपोर्ट दे दें भाई इन लोगों को, लेकिन उसके बगैर भी काम चल रहा है, और ऐसे ऐसे अच्छे काम हो रहे हैं दोबारा पे। एनुअल प्रोग्राम्स हमारे हैं, फिक्स्ड रहते हैं। अब जैसे जनवरी से स्टार्ट करें तो प्रिंसेस नीलोफर की सालगिरह पे हर स्कूल से, हम जितने भी स्कूल से हो सके बुलाते हैं बच्चों को, बुजुर्गों को बुलाते हैं। जो चल पाते हैं वो बच्चों के साथ जाते, कभी कभी व्हील चेयर लेके भी स्कूल स्टूडेंट्स गए हैं अंदर, क्योंकि ये जज्बा है बुजुर्ग को कि मैं पेशेंट्स को देखूं जी। और अब ऐसे टाइम हम अपील जब करते तो ये भी वॉलंटियर सपोर्ट ही कहा जाता। वहाँ पर इजाज़त नहीं है कि हम केला व एप्पल वगैरह बांटें, छिलटे वाला ही फल चाहिए। तो संतरा है, ऐसी चीज़ें, अनार है, ये दे सकते। उसके साथ साथ हमारे लोग सीनियर सिटीजन्स काफ़ी कुछ बुनाई करके छोटे बच्चों को देते हैं। तो ये जनवरी का हो गया। फरवरी में एक पिकनिक होती है, सालाना पिकनिक, और वो बाग़े आम में ही होगी, यानी पब्लिक गार्डन में ही होगी। जी। अब बाग़े आम कहने से हमारे जवान बच्चे अक्सर नहीं जानते हैं, लेकिन ये ज़ू भी था पहले और बाग़े आम बनाया गया था।
तो वहाँ की पिकनिक बहुत ज़बरदस्त होती और पूरा कोऑपरेशन रहता। अब हम वहाँ से जब निकलते तो रिपोर्ट लिख के जाते, भाई इधर खड्डा है, इधर रैंप चाहिए, इधर ये टॉयलेट में ये कमी है। तो ज़रा सा मैनेजमेंट तवज्जो दें तो ठीक हो जा सकता। तो ये सालाना पिकनिक है। फिर हमारा इदारा ज़रा अप्रैल मई में ज़रा सुस्त हो जाता है क्योंकि गर्मी के मारे, और बहुत सारे लोग अपने अपने आजकल फार्म हाउसेस का आप देखे हैं, बतूल का अमरान है, चेतन और लीला है, ये सब लोग अपने अपने फार्म देते हैं कि आप मेहमानों को ले आइए। और अभी हाल में हम जुनूबिया रुस्तुम फार्म के फार्म को गए थे गंडीपेट पे, वहाँ पर सारा दिन गुजारते, खाना पक के आ जाता, हम सब अरेंज करते 1 डिश मील्स, सिंपल वेजिटेरियन मील्स, तो बहुत सारे गेम्स वगैरह होके एंजॉय करते। तो ये रही आउटिंग। और नवंबर के महीने में एक वण भोजनम होता है जो हर साल किया जा रहा है, अब 6-7 साल हो गए। तो अब इसमें कोई हरे भरे माहौल में किया जाता, तो हम सोच ही रहे थे कि HCU में पूछें कुछ करें। तो अब ये लग रहा है कि नेक्स्ट हमारा इवेंट यहाँ मानू पे होना चाहिए। उससे बड़ी खुशी होगी, बहुत खुशी होगी जी। तो अब इसके अलावा भी अब हर महीने एक पॉटलक टम्बोला हो जाता जी, थोड़ी फंडिंग हो जाती हमारी उससे। करते क्या है उसमें, है ना, क्योंकि आज बहुत से हमारे सामईन ऐसे भी होंगे जो सुनना चाहेंगे कि क्या करते हैं आप उसमें। देखिए कोई वेन्यू हम चूज कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई शेख पेट आए। सिकंदराबाद वालों को बहुत एतराज़ रहता, तो कभी कभार जैसे कोई होटल है या कोई स्कूल का हॉल है जो 3 बजे के बाद फ्री है, हमको वैसे मिल जाता है। तो वहाँ पर 30-40 बुजुर्ग हर जगह से मिल जाते हैं और टम्बोला का गेम शुरू होता। तो टम्बोला के गेम में वही 5 प्राइजेस रहते, जल्दी 5, 3 लाइन्स और फुल हाउस। तो अब एक गेम पे कभी नहीं रुकते, अरे भाई सेकंड राउंड भी कर लो शायद हो जाएगा जी। और अक्सर हमारे खेलने वाले कुछ घर में है तो प्राइज के नाते तौर पे वो भी ले आते हैं, तो वो भी हो जाता। तो इसमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ गिव एंड टेक, बहुत लिव एंड लेट लिव भी है, गिव एंड टेक भी है। वाह। तो ऐसा हो रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन का जब मसला आता तो कार पूलिंग बहुत सारे लोग मिलके कर लेते, और हर सैटरडे, सेकंड सैटरडे ओनली हम बुक रीडिंग करते हैं और दोबारा वॉक्स एंड टॉक्स। अब आप कहेंगे वॉक्स एंड टॉक्स क्या है, तो ये रिसर्च है कि आप चलते हुए जब बात करेंगे और आप समझ पाएंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, ना कि आप बहुत तेज़ी से करें वॉक। तो दोबारा वॉक्स एंड टॉक्स एवरी सेकंड सैटरडे सुबह 6:30 बजे हम मलकम चेरू पार्क पे मिलते, या नहीं तो परेड ग्राउंड पे मिलते। क्यों? अलग अलग पार्क्स में मिलने से हर एक को मौका लगेगा। तो वहाँ मिल के घूम फिर के फिर सिकंदराबाद में जब रहते तो ताज बेल्सन में हो जाता नाश्ता, हैदराबाद में जब रहते तो ऐसे करके ये प्रोग्राम होता हर हफ्ते का सेकंड सैटरडे का। इसके बाद में बुक रीडिंग भी है सेकंड सैटरडे। तो कोई एक बुक चुन के, एक इस्मत मेहदी हमारी बुक्स को कभी पढ़ी हैं जी। और बहुत सारे ऑथर्स, और हमारा एक बुक शेल्फ भाई पूरे दोबारा के ऑथर्स से है, लाइब्रेरी है हमारे पास पूरी। तो दोबारा के ऑथर्स भी काफ़ी हैं। और एक बार तो हम जय दुर्गा स्टोर है ये इंटीरियर्स की, वो लोग अपनी जगह दिए, तो हमारे कर्नल बाखर, शमीम बाखर, उनकी किताब वहाँ रिलीज़ किए, और पूरे हॉल के अंदर पूरे कपड़ों के बीच हमारे को एक 40 आदमी की जगह मिली, और वहाँ पर ये बुक रिलीज़ हुई, पढ़ी गई और बहुत सक्सेसफुल था। तो इस तरह अलग अलग इंडस्ट्री वाले आगे आ रहे हैं कि भाई आप हमारे प्रेमिसेस यूज़ करिए, फुटफॉल्स बढ़ जाएंगे, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त होगी, इज़्ज़त अफजाई, और काम भी बन जाएगा। तो ये तरह से हम खर्चा मिनिमाइज़ कर रहे हैं, इन्वॉल्वमेंट वॉलंटियर्स का मैक्सिमम। मैं समझता हूँ काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और होलिस्टिक पर्सपेक्टिव है आपका कि किस तरीके से, एक तो बहुत सी चीज़ें जो हमारी है ना खो रही हैं
उनको आप शायद दोबारा जिंदा कर रहे हैं। जैसे बुक रीडिंग ही ये भी बिल्कुल खत्म होने को लगता है कि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, चैट जीपीटी आ गया वगैरह, लेकिन किताब पढ़ने का, सुनने का अपनी अहमियत मैं समझता हूँ। ये बड़ा आप एक नई चीज को फिर से, है ना, एक बहुत अहमियत की चीज को आप जिंदा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये आपकी बातें और अभी बहुत इंटरेस्टिंग होंगी, हम सुनते रहेंगे मैम। बस एक छोटा सा वक्फा हो चुका है ब्रेक के लिए। तो दोस्तों सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। हम रुकते हैं एक छोटे से वक्फे के लिए। You're listening to Society Matters, Radio Manu 90.0 FM's Welfare Show. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू के अजीम शायर मीर दर्द से। मीर दर्द का पूरा नाम ख्वाजा मीर दर्द था। उनका जन्म 1721 में दिल्ली में हुआ। वो उर्दू गज़ल की इब्तिदाई दौर के सबसे अहम शुअरा में शुमार किए जाते हैं। मीर दर्द सिर्फ एक शायर ही नहीं बल्कि एक सूफी बुजुर्ग भी थे। इसी वजह से उनकी शायरी में तसव्वुफ, रूहानियत और इंसानी जज्बात का गहरा रंग नजर आता है। मीर दर्द ने उर्दू गज़ल को एक नफीस और फिक्री सिमत दी। उनके कलाम में दर्द दिल, इश्क हकीकी, खुदी की तलाश और जिंदगी की फना पजीरी का जिक्र बार बार मिलता है। उनका अंदाज़े बयान सादा, पुरअसर और दिल में उतर जाने वाला है। आइए उनके चंद मशहूर आशार सुनते हैं। मुझे ये डर है दिले जिंदा तू न मर जाए, कि जिंदगानी इबारत है तेरे जीने से। और एक और मकबूल शेर, जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। और ये रूहानी रंग लिए हुए शेर भी सुनिए। न गुल को है सबात न हमको है एतबार, किस बात पर चमने हवसी रंगो बू करें। मीर दर्द की शायरी में मोहब्बत के साथ साथ रूहानी सुकून और इंसानी जिंदगी की गहरी समझ मिलती है। इसीलिए उनका कलाम 3 सदियों बाद भी अदब के शायकीन के दिलों में जिंदा है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रहे थे अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Listening to Society Matters, Radio Manu 90.0 FM's Welfare Show. दोस्तों वेलकम बैक सोसाइटी मैटर्स प्रोग्राम में। आप सुन रहे थे रेडियो मानू 90.0 FM और हम अपनी गुफ्तगू कर रहे थे मोहतरमा मतीन साहिबा से और वो बहुत खूबसूरती से बता रही थी कि क्या क्या प्रोग्राम दोबारा करती हैं। मैम एक छोटा सा बहुत बढ़िया प्रोग्राम मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आदाब पानदान। आप जब जिक्र करें कि पुरानी चीज़ों को आप जी तो हसीब जाफरी हमारा ये प्रोग्राम करे। आदाब पानदान में इतने खुशी से लोग सुने कि पान का क्या क्या इस्तेमाल है ये भी बताए, पानदान कितने तरह के हैं वो भी डिस्प्ले हुआ और हर कोई अपने घर से अपना पानदान ले आया।
तो महफिल ऐसी बढ़िया थी कि बस क्या बताऊं। और लोग बोले कि हिंदू मैथोलॉजी में भी पान का इस्तेमाल है, मुगल्स भी पान का इस्तेमाल करे और लखनऊ में तो है ही। तो ये सब मिला के जुड़ के एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम बना। तो जैसे आप बोले कॉपर के बर्तन हैं, जी भपका, जी सैलाबची, आस्तावा, ये सब चीज़ें एक एक बार हम इवेंट्स में ऐसे रखते हैं ताकि बच्चों को पता चले। बहुत खूब। बल्कि इससे और मुझे बात तो इंटरेस्टिंग होती ही जा रही कि देखिए ये लफ्ज़ भी अब गायब हो रहे हैं, पानदान, नेमत खाना, जी जी ये लफ्ज़ भी अब हमारे उससे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इन इस्लाहात को भी बचाने की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया मैम। तो मैं समझता हूँ हमारे सुनने वालों को काफ़ी समझ में आ रहा, कोई छोटी छोटी चीज़ें, जैसे आपने कार पूलिंग का हवाला दिया। जी अब इस कार पूलिंग से सिर्फ ये नहीं है कि पैसा बच रहा है, बल्कि आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट एनवायरनमेंट के लिए भी कर रहे हैं। कार्बन फुटप्रिंट्स को हम बहुत कम कर रहे हैं। तो और ये अगर एक सेंस आए तो शायद आज वो भी एक सेंस पैदा होगा, खासतौर से हमारी नौजवान जनरेशन में, जहां हर घर में 4 लोग हैं तो 4 कारें चाहिए, है ना, सही। और हर किसी की ख्वाहिश बड़ी से बड़ी कार चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सेंस आए कि कार पूलिंग करके अपनी भी इज्जत बढ़ा रहे हैं सही और पूरी की पूरी माहौलियात में भी बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है मैम। तो आपने बताया कि सालाना एतबार से किस तरीके से प्रोग्राम्स करते हैं, फिर वीकली भी प्रोग्राम्स का आपने हवाला दिया। मुझे लगता है कि जब कोविड आया, थोड़ा आपने इशारा उसकी तरफ किया, तो लगभग चीज़ें ठंडी पड़ गई थी, दुनिया ही इतनी परेशान में थी, ये वबा ने जिस तरीके से शिद्दत अख्तियार की थी। उस दौर में एक तो आपने इशारा किया कि लोग आ गए कि हमें डॉक्यूमेंट्री बनानी है। इसके अलावा भी क्या सरगर्मियों में आपकी फ़र्क पड़ा? आपका काम रुक गया, थम गया, या किस तरीके से आपने उसको परेशानी की तरह देखकर रुक गए, या उसको फिर एक और अहमियत का मौका देखा और सरगर्म हो गए? ऐसे लगा कि एक जज्बा बढ़ गया बुजुर्गों में, समाज को मदद करने का। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रा सा हम इशारा देते कि भाई ये ग्रुप ऑफ लेबर्स ट्रेन में जा रहा है, तो हज़ारों के डबल रोटी, अंडे वगैरह आ गए। वो वॉलंटियर्स यानी स्कूल के नौजवान बच्चे वगैरह लेके स्टेशनों को पहुंचा दिए कि भाई ये रास्ते में आपके रहेंगे उबले हुए अंडे और डबल रोटी, और क्या कर सकते। इसी तरह फंडिंग भी जब बहुत आ रही थी तो जगह जगह ले जाके रिमोट जगह पर ये राशन किट्स वगैरह बटे। तो हम भी दूसरे संस्थाओं से जुड़े, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों से तो अकेले से कुछ होगा नहीं। तो ये एहसास हुआ कि यू हैव टू वर्क टुगेदर टू मेक एवरीथिंग अ सक्सेस। तो छोटे बच्चे से बड़े तक। और अब अभी हमारे पास ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाए, तो उसमें क्या था कि ग्रैंड चाइल्ड और ग्रैंड पेरेंट मिलके आइकिया पे गए, वहाँ पर घूमे फिरे, टम्बोला खेले और आइकिया वाले प्राइजेस दिए। तो ऐसे बहुत खूबसूरत मैम, बहुत अच्छा हो रहा है। अब क्योंकि फिर मैंने कहा था कि हमने दोबारा प्रोग्राम किया, लेकिन वक्त की किल्लत हो जाती है। अब आप कुछ हमें साझा करना चाहेंगे कि आने वाले वक्त में अभी और क्या दोबारा नया प्लान कर रही है? दोबारा अपनी तरफ से एक ऐसा A to Z ऑर्गेनाइजेशन शायद हो गया है लोगों के दिमाग में। मुझे अक्सर फ़ोन आते हैं कि मुझे केयर गिवर की ज़रूरत है, मैं कौन से हॉस्पिटल पे जाऊं, कोई लंग स्पेशलिस्ट मालूम क्या तुम्हें, कोई कार्डियोलॉजिस्ट मालूम क्या तुम्हें। ऐसे ऐसे सवाल भी आ रहे हैं। हमारे डेटाबेसेस हैं, हम काफ़ी रेफरल्स देते हैं और केयर गिविंग का कोर्स भी करे हैं। लैम्पटफ कंपनी से हमारे को एक ही आज तक एक CSR चेक मिला 2 लाख का। तो वो 2 लाख में हम 5 कोर्स करे फॉर केयर गिवर ट्रेनिंग। यानी घरेलू हाउसवाइफ रहने दो, 8th क्लास पास रहने दो, 10th क्लास पास रहने दो, आपको सॉफ्ट स्किल्स आना चाहिए, आपको तहजीब और तरीक़ा सिखाए, बुज़ुर्गों के साथ वक्त कैसा बिहेव करना और उनकी खिदमत कैसे करना। तो हर चीज़ बीमारी से लिंक नहीं है, एंगेजमेंट भी कोई चीज़ है। तो ये एक डिग्निटी आना चाहिए ये जॉब में। और 24/7 नहीं होता, बहुत लोग नहीं छोड़ सकते घर। तो बाहर जैसा है ममालिक में,
वैसे पर आवर कोई आए, आपको स्पंज दे दिया, आपको तैयार कर दिया, आपका नाश्ता खिलाया और चले गए, बस फिर आप अपनी इंडिपेंडेंट रह के कुछ कर लो। तो ऐसा दौर भी आएगा इंडिया में, लेकिन अब ये शुरुआत है एंड दोबारा इज ट्राइंग टू प्रमोट दैट। मैम, अगर इस चीज़ को और हमें सस्टेनेबल बनाना हो, पायदार बनाना, तो क्या आप थोड़ा सोच रही हैं कि कुछ उस तरह की शॉर्ट टर्म कोर्सेज, आजकल हम बात करते हैं 2 क्रेडिट कोर्स की, कि यूनिवर्सिटीज़ को और इदारों को इंगेज करके छोटे छोटे वर्कशॉप्स या कुछ कोर्सेज के बारे में भी आप सोच रहे हैं क्या कि कुछ बनाए जाएं? जी, जब से वहाँ से आई हूँ ये था मेरे दिमाग में कि एक्टिविटी असिस्टेंट, एक्टिविटी कंसल्टेंट और एंगेजमेंट स्पेशलिस्ट। अच्छा, डिमेंशिया का बड़ा वो है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और डिमेंशिया केयर ट्रेनिंग भी छोटे छोटे कोर्सेज है। सब्र सिखाया जाता है इंसान को, और उलझना नहीं, यानी वो इंसान को कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है तो आप उलझ के क्या करेंगे। तो ये एहसास दिलाने में छोटे छोटे, आप जैसे बोले 2 हफ्ते के कोर्स में भी वो उसको सिखाया जा सकता, और घर घर में ज़रूरत है इसकी, और केयर गिवर्स की तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये तालीम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जी, हमदर्दी की ज़रूरत है, थोड़ा हैंड्स ऑन स्किल्स की ज़रूरत है, और ये सिखाया जा सकता है। हाँ, बल्कि मैं कहूँगा कि जो हैंड्स ऑन स्किल्स हैं उसकी ज़रूरत बहुत और सबको है। भले मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, लेकिन मुझे भी ज़रूरत है कि मेरे पास उस तरह की स्किल्स आएँ कि मैं बुज़ुर्गों के साथ कैसे काम करूँ, बुज़ुर्गों को कैसे देखूँ। तो मैं समझता हूँ मैम, क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, कि दोबारा जिस तरीके से हैदराबाद शहर में काम कर रही है, इस काम पर आपने एक डॉक्यूमेंट्री तो बनाई, मुझे लग रहा है कि इस काम को एक और अच्छी कोई किताब की शक्ल में भी आना चाहिए, और मैं दुआ करूंगा कि आप इस तरह के जल्दी कुछ छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स बनाएं, ताकि वो यूनिवर्सिटी की सतह पर भी हम ऑफर कर सकें, ऑनलाइन मूक्स कोर्सेज की सतह पर भी आप उनको चला सकते हैं। और उससे मुझे लग रहा है कि जो अभी हैदराबाद शहर में दायरा महदूद है, तब शायद दोबारा की सोच, दोबारा का काम, दोबारा का नया नज़रिया पूरी मुल्कगीर सतह पे भी लोगों के लिए काम आएगा, फ़ायदेमंद होगा। तो मैं दुआ करता हूँ कि आपका काम और बेहतर तरीके से चले, आप और सरगर्मी के साथ और नई नई सरगर्मियाँ लाएं, सेहतमंद आप बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए। बेहद शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब, बहुत एक नायाब तजुर्बा था ये, मैं बहुत कुछ सीखी हूँ आपसे, और इंशाल्लाह मानू के साथ जुड़ी रहूँगी। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया इस मौके का। और जैसा बड़े बुजुर्गों का हमारा रहता है, बड़े बुजुर्गों का, कि हमेशा वो छोटों की ही तारीफ करते हैं, तो वो शुक्रिया हमें कहना चाहिए, आपको शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आप समाअत फरमा रहे थे सोसाइटी मैटर्स, और हमने गुफ्तगू की मोहतरमा मतीन अंसारी साहिबा से, दोबारा तंजीम के बारे में बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ मिला होगा कि आज हम अपने बुज़ुर्गों को कैसे देखें, और हम कैसे बुज़ुर्गों से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अपनी छोटी छोटी इनिशिएटिव से, छोटी छोटी सरगर्मियों के ज़रिए हम उनकी ज़िंदगी में भी, उनकी खुशहाली में और चार चांद लगा सकते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM, और आज का प्रोग्राम अब यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है, और फिर हम जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, नए मौजू के साथ। जुड़े रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। बेहद शुक्रिया। आप सुन रहे थे सोसाइटी मैटर्स रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।